दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे का ध्वंस दुनिया के लिए सबसे बड़ी घटना थी। उस ध्वंस ने आज राम मंदिर की आधारशिला रखी। उसमें एक सरकार भी कुर्बान हुई थी। मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था। मुख्यमंत्री जब इस्तीफा दे रहे थे तब उनके शब्द थे, राम मंदिर के लिए एक क्या 100 सरकार कुर्बान कर सकता हूँ। वो शख्स मुख्यमंत्री का पद छोड़कर हिंदुत्व का नायक बन गया। उसका नाम था कल्याण सिंह। ये सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावना का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था, जो 6 दिसंबर 1992 को उस घटनागृह में सामने आ गया है। हमने सुरक्षा के सारे प्रबंध किए थे। ये सच है कि उसके बावजूद भी ढांचा टूट गया। तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम रखे रह जाते हैं और घटना घटित हो जाती है। 90 के दशक में देश की सियासत में दो ही नाम गूंजते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह। 1991 में कल्याण सिंह जब भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में आए, उस वक्त यूपी में नकल का बोलबाला था। किताबें रखकर हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं में नकल कराई जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कल्याण सिंह ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसने उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं की चूल्हे हिलाकर रख दी। उस वक्त राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। कल्याण सिंह एक नकल अध्यादेश लेकर आए, जिसके दम पर उन्होंने गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया। नकल अध्यादेश के मुताबिक बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण सिंह को एक सख्त प्रशासक बना दिया। यह कानून उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं के लिए काल बन गया। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 की वो घड़ी आई जब 221 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज कल्याण सिंह की सरकार ने अपनी कुर्बानी दे दी। उसके बाद 1997 में कल्याण सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और इस बार भी उनका कार्यकाल सुर्खियों में रहा। अपनी बेबाकी के लिए विख्यात कल्याण सिंह ने भाजपा के सीनियर लीडर से भी पंगा लेने में गुरेज नहीं किया। और तो और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ये तक कह दिया कि अगर आप सांसद बन पाएंगे तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद कल्याण सिंह का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली में कल्याण सिंह का जन्म हुआ। कल्याण सिंह लोधी समाज से आते हैं। साल 1962 में महज 30 साल की उम्र में एक युवा जनसंघ से पहला चुनाव लड़ता है, लेकिन उस चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 5 साल बाद फिर चुनाव हुए और इस बार अतरौली से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद 8 बार अतरौली से कल्याण सिंह विधायक रहे। जिस वक्त कल्याण सिंह ने अपनी सियासी पारी का आगाज किया, उस वक्त उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने गैर कांग्रेसी राजनीति का झंडा उठा रखा था। हरित क्रांति की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति भी पहले से बेहतर हुई थी और ओबीसी बिरादरी का एक बड़ा वोट बैंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद था। यही वजह थी कि धीरे धीरे करके कल्याण सिंह जनसंघ के जरिए पिछड़ी जातियों में अपनी पैठ बनाकर उनका चेहरा बनने लगे। 1977 में जब पहली बार जनता सरकार बनी, तब पिछड़ी जातियों का एक बड़ा प्रतिनिधित्व उस सरकार में शामिल था। जनसंघ के बाद भाजपा का अभ्युदय हुआ, लेकिन 1984 में भाजपा को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद चुनाव हार गए, लेकिन उसी के बाद बीजेपी को राम मंदिर का मुद्दा मिल गया और लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ यात्रा ने बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन का नायक बना दिया। शाहबानो प्रकरण में भी बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचा और कांग्रेस को हाशिए पर डाल दिया। अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाना हो, राम मंदिर के संकल्प को आगे बढ़ाना हो, हिंदुओं को लामबंद करना हो, इन तमाम फैसलों ने भारतीय जनता पार्टी की सियासत को नई धार दी। 90 के दशक में ही मंडल और कमंडल की सियासत भी शुरू हो गई। आधिकारिक तौर पर पिछड़े वर्ग की जातियों का वर्गीकरण किया गया और तब पिछड़ी जातियों की सियासत को असली पहचान मिली। सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने कल्याण सिंह को पिछड़ों का चेहरा बनाया और गुड गवर्नेंस का नारा देकर कल्याण सिंह को इसका नायक बना दिया। राम मंदिर आंदोलन में अपनी सरकार की आहुति देने के बाद अपनी सजातीय वर्ग में तो कल्याण सिंह नायक बन ही गए, लेकिन पिछड़े वर्ग में भी उनकी मजबूत पैठ बन गई। देखते देखते पूरे देश से पिछड़ी जातियों के नेता पार्टी में अपनी मजबूत पैठ बनाने लगे, लेकिन वहीं से पार्टी के अंदर बगावत भी शुरू हो गई। सवर्णों ने पिछड़ी जातियों को मिल रहे ज्यादा समर्थन के खिलाफ भीतरघात करना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर सवर्ण और पिछड़ों के बीच पार्टी में जंग शुरू हो गई। लेकिन इस जंग के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में नए नए समीकरण जन्म ले रहे थे। 1995 में पहली बार बीजेपी और बसपा ने सरकार बनाई।
अगड़ों और पिछड़ों के बीच गठजोड़ का ये एक अभिनव प्रयोग था, लेकिन यह प्रयोग ज्यादा सफल नहीं हुआ और भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फिर 13वीं विधानसभा के चुनाव 1996 में हुए, तब भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उसके बाद बीजेपी और बसपा के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत 6 महीने दोनों पार्टियों ने मुख्यमंत्री बनने पर सहमति जताई। सबसे पहले मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद जब 6 महीने का कार्यकाल खत्म हो गया, तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। भाजपा के अंदर ही लोग नहीं चाहते थे कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन कल्याण सिंह तब सियासत में चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। ऐसे में उन्हें हाशिए पर लाना पार्टी के लिए घातक हो सकता था, लेकिन महज 1 महीने के अंदर ही मायावती ने कल्याण सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन तब उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की गठजोड़ की सियासत शुरू हुई। बसपा, कांग्रेस और जनता दल में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई। वहां से विधायक टूटकर भाजपा में आ गए। इन दल बदलुओं पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष का होता है और फैसला भाजपा के हित में गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने वो काला दिन भी देखा, जब विधानसभा में विधायकों के बीच लात घूसा भी चला। जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के बाद, विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद कल्याण सिंह ने सभी बागियों को मंत्री बना दिया। पहली बार दूसरी पार्टियों से टूट कर आए लोगों को मिलाकर 93 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना। दूसरी बार सत्ता में आए कल्याण सिंह ताबड़तोड़ फैसले ले रहे थे। प्राथमिक स्कूलों में भारत माता की वंदना के साथ ही यस सर की जगह वंदे मातरम को बोलने का आदेश पारित किया गया। सरकार के मुकदमे वापस ले लिए गए। सरकार ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े सभी लोगों के मुकदमे वापस ले लिए और मंदिर निर्माण का संकल्प भी पास किया गया। इतना ही नहीं, 90 दिन में उत्तराखंड राज्य बनाने का ऐलान भी किया गया। उसके बाद 21 फरवरी 1998 को यूपी में एक काला दिन भी देखना पड़ा। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को रातों रात मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, जबकि जगदम्बिका पाल लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी से कल्याण सरकार में ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। इस फैसले के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। रात में ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अगले दिन हाईकोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर रोक लगा दी और कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया। लेकिन जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। सुबह सुबह ही सचिवालय में जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। उसके बाद वहां कल्याण सिंह भी पहुंच गए, यानी एक कुर्सी के लिए दो मुख्यमंत्री। खैर, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल को ही सही माना और जगदम्बिका पाल का चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद वो दिन भी आया कि कल्याण सिंह पार्टी छोड़कर चले गए। उसके पीछे की वजह उनकी महिला मित्र कुसुम राय को बताया जाता है। लोग बताते हैं कि उस वक्त कुसुम राय का ऐसा सिक्का चलता था, कोई कुछ भी कह दे, कोई उनकी बात काट नहीं सकता था। आजमगढ़ की रहने वाली कुसुम राय 1997 में बीजेपी की टिकट पर लखनऊ के राजाजीपुरम से सभासद का चुनाव जीती थी, लेकिन कल्याण सिंह से नजदीकियों की वजह से सरकारी बंगलों में रहती थी और बेहद ही पावरफुल बन चुकी थी। कुसुम राय की वजह से गंगाचरण राजपूत को कल्याण सिंह ने पार्टी से बाहर कर दिया था। राम कुमार शुक्ला जो संघ परिवार से ही आए थे, उन्हें भी कल्याण सिंह ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कल्याण सिंह को लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी उन्हीं से चलती है, लेकिन वो दौर भी आया जब उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़ा। लेकिन जल्द ही कल्याण सिंह को एहसास हो गया कि कोई व्यक्ति विचारधारा से बड़ा नहीं हो सकता। यही वजह है कि कल्याण सिंह फिर पार्टी में आए। 2007 में पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाकर चुनाव उन्हीं के कंधों पर लड़ा, लेकिन पार्टी की लुटिया डूब गई। उसके बाद कल्याण सिंह को लगने लगा कि वो पार्टी में हाशिए पर चले गए और वो सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद हो गए। उसके बाद सपा से भी अलग होकर कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई, लेकिन उस पार्टी के 200 प्रत्याशियों के हारने के बाद भी कल्याण सिंह को कोई फायदा नहीं हुआ। अपने ही घर अतरौली में उनकी बहू प्रेमलता चुनाव हार गई, बेटा राजू चुनाव हार गया और एक भी सीट कल्याण सिंह को नहीं मिली। उसके बाद फिर कल्याण सिंह की भाजपा में वापसी हुई और 2014 में कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। उसके बाद 2015 में उन्हें हिमाचल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। आज भी कल्याण सिंह की गिनती बीजेपी में पिछड़े जातियों के एक बड़े नेता के तौर पर होती है और कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत में कल्याण सिंह के योगदान को कम करके नहीं देखा जा सकता। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।